जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। तारड़ साहब, एक बहुत बड़ी खबर आई श्रीलंका से जिसमें इन्होंने कहा गया कि अब जो श्रीलंका है वो अपनी जो मिलिट्री है उसका साइज़ छोटा कर रहा है। वो जो है वो समझते हैं कि जितने हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, एक बैंकरप्ट नेशन है और मतलब इतनी ज़्यादा फ़ौज जो है वो 1,35,000 के करीब थी, इसको भी वो जो है वो 1 लाख के करीब लेके जा रहे हैं 2030 तक और इससे भी फिर नीचे आ रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी बातें हो रही हैं कि इतनी बड़ी फ़ौज, कश्मीर का मसला फ़ौज ने देखना था, वो हमारे हाथ से निकल गया। लोग एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं कि देखो अगर वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी फ़ौज और ये सारा कुछ कैसे चाहिए? गो कि पाकिस्तान को फ़ौज तो चाहिए, उसके बगैर गुज़ारा नहीं है। उधर सियासी इस्तेहकाम भी जो है वो जड़ें नहीं पकड़ रहा। पंजाब में असम्बली तोड़ दी गई है, खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली तोड़ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को इमरान खान ने कहा है कि तुम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लो। आप क्या समझते हैं, जनरल इलेक्शन की तरफ पाकिस्तान जा रहा है? या और दूसरा ये जो फ़ौज के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, ये जो वहाँ पे क्योंकि आजकल पाकिस्तान को श्रीलंका से बड़ा इक्वेट किया जा रहा है। सो हाउ डू यू सी दिस डेवलपिंग स्टोरी सर? देखिए, श्रीलंका की और पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो उनकी सिचुएशन है वो तो ऑलमोस्ट द सेम है। वहां पे भी फैमिली, एक ही फैमिली का बिजनेस था सारा। सियासत में एक फैमिली सारी उसको ओन करती थी, फ्रेंचाइज थी, सियासत तो थी नहीं वहां पे। बिल्कुल उसी तरह का स्टाइल पाकिस्तान के अंदर भी है। एक फैमिली है, वो वही आजकल खासकर नून लीग जो है उनकी तो बिल्कुल, और राजा पक्षा के साथ सारी सिमिलैरिटीज है उनके साथ उसकी, कि उनको भी पूरी कैबिनेट के अंदर राजा पक्षा भी है, पहले भाई होता था, भतीजे होते थे सारे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी सारे, और सारा कुछ अपने घर में ही रखा होता था उन्होंने। इस बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर है, मिलता जुलता है। लेकिन श्रीलंका से सबक सीखना चाहिए कि जब आप फाइनेंशियली इतने वीक हो जाते हैं तो फिर प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं कौमों की। मैं श्रीलंका के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, देखिए एक इस वक्त लोग 24-24, 36-36 घंटे पेट्रोल पंपों के ऊपर लाइनों में लगते हैं। लोड शेडिंग 15 से 16 घंटे चल रही है। अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, इंसुलिन नहीं मिल रही है, जो क्रिटिकल अद्वियात हैं वो भी नहीं मिल रही हैं। और उसके बाद फर्टिलाइजर तक जो है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। आज की खबर मैंने आपके बारे में भी पढ़ा है, 700 कंटेनर कराची एयरपोर्ट पर पड़ा है, 700 कंटेनर, और आपके पास पैसा नहीं है कि उनको रिलीज करा सकें। इंडस्ट्री आपकी जो कॉटन की है वो अलग बंद है। अद्वियात जो आपको यहाँ बाहर से आप मंगाते थे, आप भारत से अद्वियात मंगाते थे, उनके पैसे आपको आपके पास नहीं उनको देने के लिए। टोयोटा सुजुकी पहले बंद हो चुकी है। और साथ जितना भी सितम जरीफी ये है कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये सफारती सक्सेस है हमारी, और खुशियां और शादियां ने। मैं हैरान हूं इस बात पे कि पहले भी पाकिस्तान के अगर देखा जाए, कभी कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कितना पैसा आया, खान साहब ने कितने कर्जे लिए थे 76 साल में, कर्जे वो पैसे, वो पहले जो पैसे लिए गए थे वो कहाँ है जो आने वाला 10 बिलियन आपको बचा सकेगा। बल्कि डार साहब ने तो बिल्कुल श्रीलंका जैसा काम किया है। उन्होंने कहा जो बैंकों में लोगों के डॉलर पड़े हैं वो भी हमारे हैं। ये बिल्कुल श्रीलंका स्टाइल उन्होंने भी किया है। जो बेचारे टूटे फूटे लोगों का हौसला था वो भी पस्त हो चुका है। लोग जो है इस वक्त मायूस हैं, और कोई वे आउट नजर नहीं आ रहा। ना हमारे मिस्टर हैंडसम के पास कोई पॉलिसी मौजूद है कि वो बताएं कि मैं किस तरीके से आगे कंट्री की इकॉनमी को ठीक करूंगा। वो जिहाद की ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, MQM। मेरी नजर में अगर मैं दो चीजें बताना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सियासत और उसके बाद सियासत सोल्यूशन नहीं है, इलेक्शन सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि कोई भी बंदा मुझे कन्विंस करे कि इस सियासत के साथ, इस इलेक्शन के साथ आपके फंडामेंट, आपका प्रॉब्लम तो इकोनॉमी है, इलेक्शन का इकोनॉमी के साथ क्या लेना देना है। और या मुझे ये बताया जाए कि फलां लीडर नया आ चुका है फलां पार्टी के अंदर, वो हमारी किस्मत बदलेगा, कि दूध और शहद की नहरें वो चलाएगा। ये तो वही चेहरे हैं पुराने। असद उमर को फिर बना देंगे, हफीज शेख को फिर बना देंगे, इकोनॉमी उसके हाथ में दे देंगे। रिंग रोड वाले भाईजान को फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। मुराद सईद साहब फिर तकरीरें शुरू कर देंगे उछल उछल के असेंबली के अंदर। क्या कौन सी नई चीज ऐसी है? हाँ, एक चेंज आई है कि शहबाज शरीफ का छोटा लड़का आ गया है, वो गुलदस्ते लेके फिर रहा था लाहौर में। अब पता नहीं उसकी कैपेसिटी क्या है, वो पंजाब की इकोनॉमी वो कंट्रोल
कर सकता है या नहीं कर सकता, लेकिन ये सोल्यूशन ही नहीं है इस वक्त जो कुछ भी है। तो बात बड़ी अजीब सी है कि स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस का जो बंदा है वो ये बात करे कि आपका हल या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट में है या फिर मार्शल लॉ में है, लेकिन उसकी वजह यह है कि ये जमहूरियत जो है, जो कि एक वेस्टर्न प्रोडक्ट है, जहां लोगों को, जहां रेट ऑफ लिटरेसी, लोगों की तालीम होना बहुत जरूरी है, और इस प्रोसेस को नॉन स्टॉप, जिस तरह इंडिया के अंदर रेट ऑफ लिटरेसी उनकी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन उनके इस प्रोसेस के अंदर रुकावट कोई नहीं आई। आपके 76 सालों में से 40 साल तो मार्शल लॉ थे आपके, फिर आपने गैर जुमाती बुनियादों पर इलेक्शन कराते रहे, और फिर ये तीनों पार्टियां जिस वक्त फील्ड में है, सारी एस्टेब्लिशमेंट की हमारे फौजी भाइयों का तोहफा है ये सारा। और ये पार्टियां तो है ही नहीं है, जिस तरह ये तो राजा पक्षा टाइप का काम है सारा इनका। तो उसमें सबसे पहले, अगर आपको जमहूरियत का इतना शौक है, तो पहले ये जो आपके सियासतदान हैं, इनको पहले तो इनके रिफ्रेशर कोर्स कराएं, इनको बताएं भी सियासत क्या चीज है, ये लेजिस्लेशन क्या है, हलकों के हल किस तरह करने हैं। इस वक्त आपकी सियासत के हालात ये हैं कि 100 अरब रुपया जो परवेजा ने फेंका है, उसमें से 20% कमीशन वो मांग रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्टर से। ये सियासत है कि 5 करोड़ लगाकर 20 करोड़ ना बनाया जाए, तो ये सियासत नहीं है। तो ये दर हकीकत, अगर आपने जमहूरियत को आगे लेकर जाना है, सियासत को आगे लेकर जाना है, इन लोगों को, जिस तरह, मुझे ये बताएं परवेज मुशर्रफ साहब ने बीए की शर्त क्यों लगाई थी? उसके पीछे रीजंस थी, और फिर हमने उसको किस तरीके से टैकल किया है कि हमने बीए सारे सियासतदानों को करा दिया, लेकिन मैटर कोई भी नहीं उनमें से। तो फिर और फिर वो जो सियासतदान असेंबलियों में बैठते हैं, जो मैटर नहीं होते लेकिन बीए होते हैं, फिर वो वही करते हैं जो आज पाकिस्तान में हो रहा है, वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, टिकट बेचते हैं। अब आप इस वक्त देखें ना, हमारे अमीरुल मोमिनीन जो है, उनका मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं जी हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, लोगों के ईमान बिक रहे हैं, ये 5 गद्दारों की तस्वीरें कर दी हैं। इस वक्त जो आरिफ अलवी साहब हैं, सारे वहां जो इसमें शहबाज शरीफ साहब के पास जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तैयारी की जा रही है, वहां टिकटों के वादे किए जा रहे हैं। तो वो बेईमानी नहीं है, वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है। मसला असल में ये है कि जब दूसरों के लिए हॉर्स ट्रेडिंग हो और आपके लिए जमीर जाग जाए, ये डबल स्टैंडर्ड है। और लेकिन मेरी नजर में इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्रोल बहुत जरूरी है। कंट्रोल किन चीजों पे? एक तो आप अपनी इंपोर्ट बंद करें, आपको चाहिए इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर करें आप। और उसके बाद मैं आज एक और जगह कहीं सुन रहा था, बात तो बड़ी मजायका खेज थी, पॉसिबल नहीं है उसको इन्फोर्स करना, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा आइडिया होगा अगर कोई ये बात करे कि वोट देने का हक सिर्फ उसको हो जो टैक्स पेयर हो। अमेरिका के अंदर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में मैं जब पढ़ रहा था, यहाँ पे लॉ स्टूडेंट था, तो जब मैं माजी पढ़ रहा था, जमहूरियत का पास पढ़ रहा था, यहाँ पे भी सिर्फ पहले शुरू के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को हक होता था वोट डालने का। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब खवातीन को वोट डालने का हक नहीं था। शुरू में सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स वोट डालते थे। आज जिस तरीके से देखें, आपका 22 करोड़ में से मेरा ख्याल 11 करोड़ वोटर है। अगर आप उसमें से आप टैक्स पेयर्स को वोट का राइट दें तो मेरे ख्याल 1 लाख रह जाएंगे पीछे। लेकिन ये कि दर हकीकत आपका टैक्स कलेक्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। लोगों को पता ही नहीं सोसाइटी के फंडामेंटल्स क्या है, टैक्स लेना किसका काम है, टैक्स कलेक्शन, और फिर उसको बाद सोसाइटी के अंदर लगाना क्या काम है। तो एतबार नहीं है। तारिक साहब कहते हैं कि क्योंकि लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि उनको सरकार पे एतबार नहीं है कि उनका पैसा जो है वो सही जगहों पे लगाया जाएगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन उसमें चीमा साहब, अफसोस की बात यह है, मैं जो थोड़ा सा असेंबलियों की तरफ आना चाहता हूं। खान साहब की वजह पंजाब असेंबली को तोड़ना, फिर सूबा सरहद की असेंबली को तोड़ना और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेना, ये तैयारियां किस चीज की कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो जाए। मैं हालात ऐसे क्रिएट करूं कि सैयद साहब खुद फोन उठाकर मुझे कहें कि मिस्टर हैंडसम, वी कैन हैव अ कप ऑफ कॉफी इन इस्लामाबाद समवेयर। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव है, मुझे गोद उठा लिया जाए दोबारा, और सिर्फ ये ऐसे हालात क्रिएट किए जाए। देखें अब क्योंकि मुझे तो इन असेंबलियों पे कोई उम्मीद नहीं है कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर ये है। ये जो टूटी फूटी आपकी पार्टियां हैं, मुझे इन पे भी कोई ये हमारी फ्यूचर का फैसला ये नहीं कर सकते, क्योंकि 13 पार्टियां अभी आज का रूल कर रही हैं। ये मिस्टर हैंडसम की पार्टी पहले 3.5 साल करके आई है। तो किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट कर दिया था। भारत के साथ इनकी दुश्मनी, अफगानिस्तान के साथ इनकी दुश्मनी,
उसके बाद ईरान की देखें, वो जो आपने हालात देखे हैं, MBS के साथ इनकी दुश्मनी, सऊदी अरेबिया के साथ, चाइना के 26 बिलियन के पिज्जे बना लिए इन्होंने, अमेरिका का साइफर निकाल दिया इन्होंने। मेरा मकसद है कि किसी भी कंट्री के साथ, इफ यू वांट टू गो टू द आइसोलेशन, अब मैं आज इन्होंने मजाक उड़ाया, उनकी शीरी मजारी ने भी उड़ाया उनका, जी पैसे जिनेवा में लेने गए, लेकिन झगड़ा साहब को क्यों साथ भेज दिया आप? वो तो आपके नीचे काम करते हैं, वो भी चंदा लेने गया। कहते हैं शहबाज शरीफ मांगता फिर रहा है, तो आपका बच्चा क्या लेने गया वहां? बल्कि उसने तो आपकी तस्वीर दिखा के चंदा मांगा। लेकिन ये कि वो असल में वो कहते हैं ना कि इस वक्त अमीरुल मोमिनीन जो है, वो तो जो बात कहे लोग सुनते हैं। आज मैं कहता हूँ जो प्लस्तर इन्होंने टांग से उतारा है उसका ऑक्शन कराएं, तो मेरा ख्याल 6-7 करोड़ का तो प्लस्तर बिक जाना। वो प्लस्तर बिक जाना, लोग वो जो पहले एक प्लस्तर उतारा था उसके साथ लोग तस्वीरें बनवाते थे, और वो बड़ा वो जो है ना, लोगों ने उसके ऊपर तनकीद भी खैर की। तार साहब, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है अफगानिस्तान के साथ आजकल को खबर नहीं आ रही, लगता है पठान जड़े ने भी चर्च स्पीकर सुते ने, लेकिन ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से, कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया। तार साहब, एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं, और चाइना को उन्होंने लेटर भेजा है। चाइनीज ने कहा कि चाइनीज भी कोई नहीं था वहां पे, लेकिन चाइना को उन्होंने कहा हमें बताया गया था लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ताड़ साहब, मतलब 120 मुल्क जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, और जो है वो लेकिन हम जो है वो उसमें उन्होंने हमें बुलाना पसंद ही नहीं किया, हालांकि हमारे पास फ्लड्स भी हैं, बहुत कुछ है। शायद इंडियंस को ये ना हो गया कि सदा के देते पैसे ना मांग लें किसी को लेते। ये भी बात, लेकिन खैर बुलाते तो उन्होंने कौन सा चले जाना था। मतलब बात तो ये ना करने वाली, क्योंकि देखें हालांकि इन्हें पता है हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए, ये जरूरत है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो उसमें ये बात है कि वो कई लोग जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी है। देखिए इस वक्त पेट्रोल आपकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की क्यों नहीं खत्म कर रहे सब्सिडी? क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये डिसीजन लेना है, बारो गाड़ा पैनी है। बिल्कुल उसी तरह के हालात है कि इनको पता सबको है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने सारे, इन्हें पता है भारत के साथ रिलेशनशिप हमारी जरूरत है, लेकिन ये कि वो डिसीजन नहीं लेते। बल्कि मैं पिछली दफा भी बात किया था कि इन्होंने अपनी डील ऑफ द सेंचुरी मिस की है कि मोदी साहब वाज इंटरेस्टेड टू कम इनटू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये आने वाले अरसे में जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें लिखा जाएगा ये कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर दे मेड, व्हाट काइंड ऑफ। ये तो इमरान खान तो तार साहब देखा जाए तो फौज से भी ज्यादा हॉक है। फौज तो हम सुनते थे किसी दौर में हॉक है, यहाँ बाजवा साहब पकड़ पकड़ के मोदी साहब को पाकिस्तान लाने के चक्कर में है। इमरान खान कहता नहीं क्रिकेट भी नहीं खेलना, मोदी भी नहीं आएगा, कॉटन भी नहीं। तो इमरान खान को फिर किस चीज के लिए हम रो रहे हैं? अवाम किस चीज के लिए उसको लाना चाहती है? दर हकीकत बस एक इन्होंने एक वो कहते हैं दे हैव क्रिएटेड अ मास्टर। अब वो इतना बड़ा मास्टर क्रिएट कर दिया गया है, अब खुद जो बनाने वाले हैं वो खुद परेशान है। वो कहते हैं ये हमने कर क्या लिया है, और ये होता रहता है। गलतियां जब होती हैं तो फिर इस तरह के ब्लंडर होते हैं, खासकर जिन कौमों की बदनसीबी हो तो वहां इस तरह की पर्सनैलिटियां क्रिएट की जाती हैं। एक ऐसा आदमी जो जो एक, चले इसको बात, एक चीमा साहब, मैंने जिंदगी यहाँ सारे कोशिश की है तालीम याफ्ता लोगों के आसपास, एक इंसान ये कहता हो कि मुझे भारत का भारतीयों से ज्यादा पता है, मुझे यूरोप का यूरोपियन से ज्यादा पता है, मुझे इस्लाम का सऊदी से ज्यादा पता है, मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता, मुझसे बड़ा क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ, मुझसे ज्यादा चीन को कोई नहीं समझता। ये जो स्टेटमेंटें दे रहा हो बंदा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो इस तरह का वो कर रहा है सारा कुछ। और मैंने आपको मजे की सबसे बड़ी बात आपको बताई है, आपको हमारे आजकल जो आर्मी चीफ साहब हैं, सारी दुनिया को पता है इनको रिमूव क्यों किया गया था। मैंने पिछले सेगमेंट में मरियम वट्टू इनकी जो साली है, इनकी सिस्टर इन लॉ, उसके बारे में बताया। 8 लाख रुपए लेती थी, ये देखिए, 8 लाख रुपया महीने की तरह, और एक दफा पाकिस्तान नहीं आई फ्री में। लेकिन अपना करैक्टर ये है, और उसके बारे में क्लैरिफिकेशन कोई नहीं देगी, दुख वाली बात। लेकिन 22 करोड़ लोगों को किस खूबसूरती के साथ उसने बेवकूफ बनाया। अब मैं दूसरी तरफ बताना चाहूंगा, 62 जलसे इन्होंने किए, 62 जलसे। अपोनेंट ने 7 जलसे भी नहीं किए।
नून लीग ने 7 जलसे तक नहीं किए। दे हैव अबैंडन, मेरे ख्याल में नवाज, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एनीमोर। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है कि वो समझता है कि एस्टैब्लिशमेंट उसको पावर में नहीं लाना चाहती, उसके ऊपर केसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आप क्या ये वजह है कि या वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो समझती है कि हमेशा के लिए नवाज शरीफ को फारग कर दें, हमें ये नहीं चाहिए लाहौर से कोई तगड़ा लीडर? आप कैसे समझते हैं? वैसे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब यहाँ थे, मुझे 2-3, मेरी जो स्पेकुलेशन है, सबसे ये बताना चाहूंगा आपको, पहले भी वो देवर इंटरेस्टेड इन शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब जो थे, उनकी भी आदतें इमरान खान साहब जैसी थी। वो भी जो है वो अपने ही लोगों को अपॉइंट किए। देखें, मैं जब हिस्ट्री पिछले दिनों में पढ़ रहा था कि इन्होंने परवेज मुशर्रफ को इन्होंने बनाया, फिर उसके साथ झगड़ा, फिर बाजवा साहब को इन्होंने बनाया। जिसको बनाते हैं उसी के साथ झगड़ा हो जाता है इनका। फिर उसके बाद ये है कि नॉन वर्केबल सिचुएशन, अपनी अना को इतना बड़ा कर लेना, चीजें, मैं हैरान हूं। हालांकि मैं आई एम जस्ट अ पॉलिटिकल वर्कर। सियासत के अंदर देखा जाता है कि आप यू गिव समथिंग, टेक समथिंग एंड यू कम टू द मिडिल ग्राउंड। जो बंदा वर्केबल नहीं है, जो वर्क नहीं कर सकता दूसरे लोगों के साथ, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। आजकल देखें, आपके जो अमीरुल मोमिनीन है, वो कहते हैं चोर चोर चोर। मैंने, ओ यार, चोर को पकड़ के आपने चीफ मिनिस्टर बना रखा है अपना पंजाब का। तो आप कहते थे डाकू है ये। एक डाकू के साथ काम कर लेना, दूसरों को कहना है चोर, मैं इनसे शेक हैंड नहीं करूंगा। अब ये देखिए किस किस्म का सियासतदान है बंदा ये, मेरी समझ से बाहर। आपने चोरों से मिलना है, आपने चोरों से रिकवरी एक पैसा नहीं किया आपने 3.5 साल में। फिर आपने मुल्क के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए उनके साथ बैठना है। कौन सी आपकी पर्सनल ग्रज है उनके साथ? अच्छा, दूसरा चोर है तो अदालतों से प्रूव नहीं हो रहे चोर वो। 3.5 साल में या तो आप उनके खिलाफ लेजिस्लेशन कराते, हालांकि अदालतें तो आपकी अपनी थी। वो उस वक्त तो बाजवा साहब का फोन कर लो, पे आप अमीरुल मोमिनीन को सादिक और अमीन बन जाते थे उस वक्त। तो उस वक्त फैसले करा लेते इनके खिलाफ, इनको सर्टिफाइड डाकू बना लेते आप। वो भी नहीं किया। तो दर हकीकत इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान ना ये सीरियस है ना कोई और सीरियस है, लेकिन पाकिस्तान नीड अ सीरियस पर्सन राइट नाउ, जो खासकर, दूसरा चीमा साहब, जो खासकर जो सख्त फैसले कर सके। हर फैसला ठीक नहीं होता, कई फैसले गलत होते हैं। मैं सारी जिंदगी कारोबार में रहा हूं, मैं 10 फैसले कई दफा करता था, उसमें से 9 फैसले गलत होते थे। कई दफा मैं 10 फैसले करता था, उसमें से 9 फैसले ठीक होते थे। ये, लेकिन यू हैव टू हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर इन यू। तो इस वक्त वी नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सख्त फैसले, कड़वे फैसले कर सके, वरना चीजें हाथ से निकल रही हैं जिस तरह रेत निकल रही है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस तरीके से हैं कि आप मेरी ख्वाहिश होगी, अभी तक मैं सोचता हूं कि शायद कोई बंदा कल सुबह उठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई रोड मैप सामने रखे। कोई बंदा उस सुबह उठ के यार 700 कंटेनर आ गए हैं, वो किधर से आए हैं, पहले लाए, उनका फैसला करें, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाओ यार। फिर उसके बाद ऐसे फैसले करें कि हमने अपनी फैक्ट्रियां दोबारा किस तरह चलानी है, इंडस्ट्री किस तरह चलानी है। आगे आगे हमने फ्यूचर में एक 3 साल का, 5 साल का कोई मनसूबा ही दे आगे इनको। लेकिन ये कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस वक्त आके कोई सही फैसले कर सके। दुख के साथ ये कही जा सकती, ये सियासी पार्टियों के तो बस की बात ही नहीं है। अब देखें ना, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब एक साइड में बैठे, वो खुद अपना कुछ कह रहे हैं, डार साहब कुछ और कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब को नई स्टोरी सुना रहे हैं, और इनके वो जो शबर जैदी साहब हैं वो अपनी नई स्टोरियां सुना रहे हैं। तो इसमें पाकिस्तान को लीडरशिप की जरूरत है, सीरियस लीडरशिप। ये सारे, मुझे लग रहा है ये सारे मजाक कर रहे हैं, एक जूता मार रहे हैं एक दूसरे ना। जूतों से अब पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे ख्याल में आगे, जिस तरह जितना चलना था चल चुका है। बिल्कुल सही है तार साहब। जो इमरान खान तो खैर कहते हैं कि मैं समझता था एस्टैब्लिशमेंट और मेरी एक ही चीज़ है, और वो है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं। लेकिन तार साहब, क्या एस्टैब्लिशमेंट को ये नहीं चाहिए कि वो कोई ऐसा वजीर आजम लेके आए जो सख्त फैसले करे? जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले की बात, मिसाल के तौर पे इमरान खान सख्त फैसले नहीं कर रहा इंडिया के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से, मेरा वोट बैंक चला जाएगा। आज ये जो फाइनेंशियल सारा बर्डन स्टेट बर्दाश्त कर रही है, अवाम पे टैक्स नहीं डाल रहे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे डाल दिए हुए हैं, लेकिन इसलिए नहीं डालते कि वो सख्त फैसला नहीं करेंगे और जो यूएई जा के पैसे मांगते हैं। और उन्होंने कहा, आज वो बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मुझे तो बड़ी हंसी आई, उन्होंने कहा कि मैंने यूएई के सदर को कहा कि जनाब वो हमारे हालात खराब है, आईएमएफ ने जकड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह खैर करेगा।
यूएई के सदर ने कहा अल्लाह खैर करेगा, घबराओ ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। बिल्कुल। और तार साहब ये वैसे माने कि पता नहीं खबर आई है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ पब्लिक जो स्टेट एसेट्स हैं वो यूएई को जरूर दिए हैं, क्योंकि ये देखें आपका रेलवे का मिनिस्टर, कम्युनिकेशन का मिनिस्टर, ट्रेड का मिनिस्टर, इकोनॉमी का मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, 5 बंदे वहां पे हैं। डिफेंस और चलो फॉरेन अफेयर्स को तो मैं निकाल देता हूँ, वैसे ही वजीर आजम के साथ जाते हैं। ये 5 टेक्निकल लोगों को वहां पे जाने से मुराद है कि कुछ ना कुछ इन्होंने दिया है। खैर जो सवाल है तार साहब मेरा वो ये है कि सख्त फैसले, क्या फौज को इस वक्त वो वजीर आजम नहीं चाहिए जो सख्त फैसले उसे उनको जिन्हों कहते हैं ना भागे कोई सख्त फैसले कराने, एक ही आगे आगे पोले पोले फैसले कर देते हैं मुल्क तबाह होंगे। मैं दर हकीकत मेरा इशारा यही था चीमा साहब कि इस वक्त फैसला जो है वो करना चाहिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट कि ये इस तरह के ये जो इधर उधर के अच्छा सबसे बड़ी बात है 1 सेकंड लगता है ये आ जाएंगे सारे इकट्ठे होकर 1 सेकंड में, क्योंकि फाउंडर वो है। अब्बा जी की बात तो नहीं ना डिनाई कर सकते वो। देखे ना ये तो ये मजाक है। एक टेलीफोन दी मार ने सारियां पार्टियां सारे लीडर एक टेलीफोन, और वो भी कैसे ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ देयर। और दर हकीकत वो कॉल पता नहीं क्यों नहीं वो हो रही है, क्यों नहीं। जैसे फैज उम्मीद करते थे, वो कहते थे आओगे कि लैन आविए। बिल्कुल डेफिनेटली। और वो किसी को करना पड़ेगा, वरना इस वक्त हालात सब खराब हैं। और मैं समझता हूँ इनकी जरूरत भी कोई नहीं है। इनकी क्या जरूरत है मुझे ये बताएं। खान साहब आते हैं क्या अपने ले आएंगे, वही 25-25 साल वाले बच्चे ले आएंगे तो क्या कर लेंगे पाकिस्तान में? कोई रोड मैप इनके पास है इकॉनमी का? बाजवा साहब को 200 बंदों की टीम बताते रहे शुरू में जाके, वो टीम तो थी नहीं इनके पास। अब जो हमारे नए आसिम मुनीर साहब है, कौन सी टीम इनके साथ देखना चाहते हैं? उनके पास रैकेट मौजूद है अब इस बंदे का। इस वक्त 3 जो सामने है, तीनों के तीनों ये मेरा मकसद ये सारे राजपक्षे हैं सारे। तार साहब वो आपके जो आप खैर बड़ा उनको वो करते हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा दुबई में सड़क पे वॉक कर रहे थे, तो वो किसी ने बात की उन्हें क्या पाकिस्तान ते 100 ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੱਲੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦੇ। मेरा दिल बहुत मैं बड़ा गमगीन हुआ तस्वीर देख के। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो साथ कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई बंदे 5-7 नाल होंगे, कोई यार मैं दिल टुट गया। मैं तो फिर देखो जो कुछ भी इस बाजवा साहब ने यार इवें ना करो बंदा। मेरा मकसद है इन्ने टां 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 ते उत्थे बंदा बेचारा इंज खलोते जो खंबे तो तारा टुटियां होण। जाती है बड़े लोगों ने उसको इस वक्त वो वायरल है, तो उनको वो दुबई मेरे ख्याल अपने बच्चों के साथ रिटायरमेंट कर रहे हैं। वो चलो उनका हक है, वो जहाँ मर्जी रहें, लेकिन ये भी तार साहब आप वैसे कहते होते हैं कि इंडिया की सारी लीडरशिप तो इंडिया में रहती है, हमारी लीडरशिप बाहर चली जाती है रिटायर। रवाज नहीं हमारे तो डरते हैं क्या इतने शावा चाहिए नहीं फिर दी थावा कोई नहीं मसला बीच नहीं की मसला नहीं। देखिए चीमा साहब जब आपने माल बनाया हो तो फिर आप जहां माल रखते हैं वही रहना पसंद करते हैं ना। पाकिस्तान में तो मैं जानता हूं कई लोगों को इस वक्त जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर हैं आपके, पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें एतबार ही नहीं है। टोटल पैसा बाहर, टोटल पैसा बाहर। तो जब पैसा जब आप सारी जिंदगी छुपा के जहां रखें आप फिर वही जाना पसंद करते हैं। आज बड़ा अच्छा किसी ने प्रोग्राम भी किया है, आर्टिकल पे लिखा है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पैसा बनाता है उसके साथ एक तोता होता है, मियाँ मिट्ठू होता है हर एक के साथ। आज उन्होंने जनरल फैज साहब के मिट्ठू का बारे में आज बड़ा इंकशाफ किया। किसी ने कहा कि एक उडार फैमिली है, राठौर फैमिली है, जहां बच्ची की शादी की उन्होंने। कोई एक ब्रिगेडियर साहब है, वो उनका था किसी इनके सीमेंट की कोई था इनका आर्मी का सीमेंट की कोई फैक्ट्री प्लांट है, उसमें कोले के बारे में और बड़े इंकशाफात हुए हैं चीजों के। लेकिन ये तो खैर मैंने फर्स्ट हैंड भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी जो साहिब इख्तियार है, चाहे सियासतदान है चाहे कोई जो कुछ भी है, वो साथ एक तोता जरूर रहता है। ये मैंने देखा। ये तो मैं खुद क्योंकि मेरे तोता वो पैसे वो तोता पैसे संभालता है, गिनता है, क्या करता है वो फाल निकालता है ना। वो कहता है कौन से मुल्क की नेशनैलिटी लेनी है, पैसा किस मुल्क में रखना है, तोता फाल निकालता है वो हर एक बंदे के। आपने देखा होगा अमेरिकन कल्चर के अंदर यहाँ पे यहाँ जो पायलट होता है उसके कंधे के ऊपर तोता होता है। पाकिस्तान में हर साहिब इख्तियार बंदा जो है उसके कंधे के ऊपर उसका मियाँ मिट्ठू होता है। ये मैं खुद अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो उसने
मैंने देखे कई, पहले अपने सालों के नाम पे जायदादें लेते हैं, सालियों के नाम पर, बहनोइयों के नाम पर लेते हैं, फिर वो जो सारे नाम खत्म हो जाते हैं, फिर वो मियां मिठू काम आता है, फिर वो मियां मिठू अपने साले और बहनोइयों के नाम पर प्रॉपर्टियां लेता है। अब जो नया ट्रेंड पिछले 5-10 साल से बेनामा काम जो है वो भी चल रहा है। आजकल चपड़ासियों के अपने दफ्तर के चपड़ासी क्लर्क वो भी चल रहा है। लेकिन छुपती नहीं चीजें, लेकिन को करना चाहे तब है, उसकी वजह करना को नहीं चाहता ना। मैंने कई दफा ये क्वेश्चन पाकिस्तान के साहिब इख्तियार लोगों से किया, उन्होंने कहा जो जब एंटी करप्शन ही करप्शन में इन्वॉल्व हो तो फिर उस पर क्या होगा? जब नैब ही जब इन्वॉल्व हो साथ उसमें तो फिर क्या, उसका क्या हाल है? नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वही जब साथ हो, जब आप हिस्ट्री बन जाती है कि जज के सामने एक बंदा पेश है हो और अपनी बैंक स्टेटमेंट रखे और जो जज है उसके साथ रिश्तेदारी कर ले, वाह, वो भी हायर कोर्ट। वाह। मैंने अगले दिन किसी को कहा, किसी ने पूछा मुझसे, उसने कहा ताड़ साहब अब हाई कोर्ट ने डिसीजन करना है। मैं क्या, कोर्ट भी हाई है और बेंच भी लकड़ी का बना हुआ है, मुस्तकबिल ने क्या करना? कोर्ट भी हाई है और बहुत हाई है। यहाँ पे कोर्ट हाई को कहते हैं, हाई को कहते हैं कि somebody is intoxicated। मैं क्या, कोर्ट भी हाई है और जो बेंच बने हैं सारे टूटी फूटी लकड़ियों के। तो फिर ये चीमा साहब, हकीकत ये है, कौमें जब फैसले कर लें कि हमने इस डायरेक्शन में जाना है तो फिर उसी डायरेक्शन में जाते हैं। इस वक्त आपकी कौम ने फैसला कर लिया है, वो तरक्की चाहते नहीं है, अकाउंटेबिलिटी चाहते नहीं है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिन लोगों की भी हम आज बात कर रहे हैं सारे के सारे पाकिस्तानी। आज जो हमारे बाजवा साहब फिर रहे थे दुबई में भी, उनके पास भी 2 साल के कुछ अरसा हो सकता है पासपोर्ट पाकिस्तान नहीं रहे। उसके बाद तो ज़ाहिर किसी ने बताया है कि वो प्रोग्राम किया था पिछले दिनों कि जो हमारे मिठू साहब के जो छोटे दामाद हैं, उन्होंने बड़ा अरसा पहले सिटीजनशिप, इन्होंने मेरे ख्याल माल्टा की सिटीजनशिप ले ली थी। हमारे जो मिठू साहब थे उन्होंने भी, और ये सारे पैसे तो बड़े अरसे के निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। बड़ी मेहनत करते हैं जी हमारे पाकिस्तानी लोग। मैं कल एक बंदा पाकिस्तानी तो नहीं था, वॉशिंगटन डीसी में, उसने कहा यार पाकिस्तान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पाकिस्तानी ग्रोथ? मैंने कहा पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की है लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं की। सारी तरक्की दुबई और लंदन में हुई है, टोरंटो में हुई है, लेकिन तरक्की बहुत की है। फिर भी देखे ना, बंदे फिर रहे हो टोरंटो में, मालिक किसी पाकिस्तानी का तो है तो पाकिस्तान नहीं ना। तो तरक्की सारी पाकिस्तान से बाहर हुई है चीमा साहब, पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये तरक्की तो सारी बाहर हो रही है और पाकिस्तान के अंदर वही बातें हो रही हैं, आटे की, चीनी की, और सुना रशिया से हमने वो आटा, वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा रशिया से गंदम मंगवा के उनके किसानों को ज्यादा पैसे देते हो, अपने किसान को ज्यादा पैसे दे दो, वो गंदम उगा ले। तार साहब, किस तरह का सिस्टम है? कॉलोनियां कहाँ बनेगी? बैरियर टाउन आप देखें ना, डिफेंस कहाँ बनेगा, बैरियर टाउन कहाँ बनेगा? चीमा साहब, हमने कभी नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन कभी नहीं लिए। हमें आदत नहीं है नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन। हम शुरू से 76 साल से, मैं शर्मिंदा होता हूं जब भी हिस्ट्री की किताब लेता हूं, पढ़ता हूं, शर्मिंदगी होती है इन लोगों के करेक्टर देख देख कर, इनकी डिसीजन मेकिंग देख देख कर। पर्सनल ग्रजेस के ऊपर मेरा मकसद डिसीजन लेते हैं। मैं पिछले आपके कई शुरू में तो सिर्फ आपके वो होते थे वजीर आजम या सदर जो इंग्लिश में साइन कर लेते थे। मेरा मकसद ये था कि ब्यूरोक्रेट होते थे शुरू के 10 साल तो वो लगे रहे ना, जो पढ़ा, जिसने बीए किया होता तो सदर बन जाता। तो वो पहले वो लगे रहे, उसके बाद हमें मिल गए अयूब खान साहब, उन्होंने फिर अपने दोनों बच्चे कैप्टन बनाए, दोनों और के एडीसी रहे। फिर उनका मियां मिठू कौन था, उनका एक दोस्त था साथ, जनरल जो गौर अयूब साहब का जो सुसर था, जिसने गंदारा मोटर्स ली थी जीएम से, उनका मियां मिठू वो था। वो खोल के उन्होंने भी फिर नोट बनाए होते। देखिए इतने नोट बनाए हैं कि आज उनका पोता भी वो मिनिस्टर होता है हर कैबिनेट के अंदर, इतना पैसा। मैं यही तो कहता हूं ना कि आपकी इलेक्टेबल जो है आधे जर्नैलों के पोते दोते हैं और बाकी सारे जो है वो गोरों के ये जो थे एजेंट यहाँ पे थे, जिनको जमीनें देकर गए थे। जिस तरह हमारे आपके शाह साहब हैं जो फॉरेन मिनिस्टर, ये भी इनकी हिस्ट्री देखें, जिलानी साहब की हिस्ट्री देखें, ये जो सारे गोरों के एजेंट थे, बाकी वो इलेक्टेबल हैं। तो आपके जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो वो तो दिस इज नॉट देयर गेम टू बिगिन विद। वी आर स्टिल सॉर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी, क्योंकि हमारे जो जर्नैलों के दोते पोते भी हैं, ये भी सारे उसी टाइप के काम है। मेरे इंग्लिश ही बोलते हैं, इनको पंजाबी शंजाबी कम ही आती है। लेकिन ये कि दुख के साथ है कि मैं कई दफा भारत गया हूं, मैंने कई दफा देखा कि वहां पे ट्रेंड कुछ और हैं चीजों के। वहां पे सादगी को प्रमोट किया जाता, मैं देखा है।
मैंने लोगों के कपड़े देखे, मैंने जाके वहां पे मैं कई हाई ऑफिशियल्स को मिला हूँ, जिस सादगी के साथ आते हैं, जिस सादगी के साथ वो चाहे पोर्ट्रे कर रहे हो, लेकिन चलो पोर्ट्रे भी तो करते हैं। हमारा तो 10-10 हजार का सूट पहन के आते हैं। आजकल पाकिस्तान में आप कभी चीमा साहब जाके देखें, रोलेक्स घड़ी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में हर बच्चा बच्चा पहन के पहन रहा है। उसके उसकी आप प्राइस कभी देखें तो आप सोच नहीं सकते। मैं तो अब रोलेक्स पहन ही छोड़ दिए, क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ऐसे ऐसे लोगों के हाथ पे रोलेक्स देखी, शर्म आई। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये अब वो सारी बात है कि पहले तो कोई और क्लास पहनती थी, अब तो वो एक और क्लास जो है वो चीमा इसमें आ साहब गई। जिसके हाथ के ऊपर 25-30 लाख एवरेज एवरेज लोग, मैं ये नहीं बता रहा हूं आपकी रूलिंग एलीट, रूलिंग एलीट के तो हाथों पे ऊपर 10-10 करोड़ की घड़ियां, 25-25, 30-30 लाख की घड़ी जब मैंने देखी है एवरेज। आप किसी अच्छे होटल के अंदर आप बफे लेने चले जाएं, आपको 70% लोग देखेंगे जिन्होंने रोलेक्स पहने। आप जाके देख लें, पीसी में देख लें, लाहौर आप सरीना में देख लें जाके, बफे के ऊपर किसी रेस्टोरेंट पे देखें, 70% लोग जो फिर रहे होंगे रोलेक्स पहन के फिर रहे हो, और वो 25-30 लाख मिनिमम उसकी प्राइस। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और ये जिसे कहते हैं अब जैसे आपने कहा कि हम आज भी एक कॉलोनी है, और ये मेरा ख्याल हम है। ज़हनी तौर पे आजाद नहीं हो सके। आपने, मैंने आपको चीमा साहब कई दफा कहा, आपने पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है, ज़हनी तौर पे आप आजाद नहीं हुए। बिल्कुल देखिए ना, ज़हनी तौर पे आजाद आज इस वक्त आपकी रूलिंग एलीट, ये फैशन नहीं है, मैंडेटोरी है कि बच्चे उनके बाहर पढ़े और बीवी या बच्चा डुअल सिटीजन हो। ये दिस इज मैंडेटोरी, मैंडेटोरी। इंग्लिश बोलते इस तरह एक दूसरे के साथ, जो इंग्लिश नहीं बोलता, मैं जहाज में कई दफा जहाज में सफर करता हूं, आप पंजाबी से एयर होस्टेस से बोले तो ओ को बदतमीजी कर दी पड़ेगा। इट इज मैंडेटोरी टू स्पीक इन इंग्लिश, दिस इज व्हाट। आप ज़हनी तौर पर आजाद हो ही नहीं सके। कायदे आजम साहब आपको, मेरा मतलब ज़हनी तौर पर आजाद नहीं कर सके आपको। अब यू आर कॉम्प्लेक्सेस। देखे ना, खान साहब को बार बार कहना पड़ता है मैं अक्स मेरे जैसे, मैं वैस को बहुत ज्यादा समझता हूं। और यार तू तो अमीरुल मोमिनीन है, तू तो एक पास नारा मारी जाना या का नाबुदु नैया का नस्ताइन, उधर से कहते हो मैं ऑक्सफोर्ड को बहुत अच्छे, गोरों को मुझसे ज्यादा कुछ नहीं जानता। आप तो कर क्या लिया आपने? 3.5 साल में आपने क्या डिलीवर किया? कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जिसकी 6 ईंटें आपने लगाई हो, वो एक प्रोजेक्ट। कोई आपने आपने इंसाफ के लिए, आपकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, कोई इंसाफ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई रिफॉर्म किया हो, कोई पुलिस रिफॉर्म आपने की हो, कोई एक प्लांट फैक्ट्री आपने लगाई हो? करप्शन इतनी है, जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ छोड़ के गया था पेशावर में, वो कंप्लीट नहीं कर सके। मालम जप्पा के करप्शन, करप्शन की इतनी स्टोरियां हैं आपके वजीर आजम हाउस की, आप सोच नहीं सकते। आप तो मरियम भट्टो का जवाब नहीं दे सके, अपनी साली का नहीं दे पा रहे आप। आपने क्या बनाना था यहाँ पे? आप तुम, और मजे की बात है, सब अपना, मैं परेशान हूं। चीमा साहब कहते हैं कि फराह गोगी को भी बाहर भेजा गया तो बाजवा साहब की मर्जी से गए थे। ये भी एक पिछले दिनों खबर निकली थी। और किस तरीके से शहजाद अकबर साहब फ्लाई करके बाहर गए, किस तरीके से कोर्ट के अंदर ईसीएल में नाम उनका डाला गया, किस तरीके से हो। और वो इतना पैसा, उनकी जो वीडियो देखे, वो अकाउंटेबिलिटी करने के लिए इन्होंने हायर किया था बंदा। वो सुपर कॉप ऑफ पाकिस्तान था वो, और उसके अपने हालात देखे तो ये बंदा क्या देगा? ठीक है, मैं कहता हूं इलेक्शन जीते पाकिस्तान की बदकिस्मती में पहले भी बड़े बड़े कुछ इस तरह के ब्लंडर हुए, एक ब्लंडर और सही, क्या फर्क पड़ता? बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। और जिस तरह आपने कहा कि हम एजुकेशनली भी हम इम्पीरियल, जिसे कहते हैं ना इम्पीरियली, वो एजुकेशन इम्पीरियलिज्म है, कल्चरल इम्पीरियलिज्म है, और हम वो मेंटली कॉलोनाइज्ड हैं। ये सारी चीज़ें, ये डीकॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ कहते हैं ना फिजिकली डीकॉलोनाइजेशन नहीं होती, आपको प्रॉपरली सारे प्रोसेस से निकलना पड़ता है। इंडिजनाइजेशन आनी चाहिए अंदर आपके, इंटरनल लोकलाइज होने, जैसे जैसे इंडिया में आप बात कर रहे थे, वो तो आजकल तो उन्होंने देखे ना, उन्होंने इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन को टारगेट करना शुरू कर दिया है कि आप हमें लूट के खा गए, ले गए, ये करके वो करके। बल्कि इंडिया उन ममालिक में से था, जब क्वीन एलिजाबेथ मरी तो उन्होंने टारगेट किया कि हम इस पे क्यों अफसोस करें, इसने तो हमारे साथ ज्यादती कर बल्कि दी है। अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं वो, बार बार कोर्टों में केसेस किए जाते हैं उनपे कि ये जो हमारे साथ ज्यादती हुई है। और उनके वो ऋषि तूर साहब ने बड़ी अच्छी किताबें मैंने पढ़ी हैं कि यहाँ पे पैसा किस तरह लेके गए हैं। मैंने बड़ी किताबें उनकी पढ़ी। और दूसरा, मैं देखें, मैं कई दफा मनमोहन सिंह की पर्सनैलिटी आपने देखी थी, ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर। कपड़े उसके कभी देखे थे आपने?
हाउ हम्बल ही वाज। मेरी मुलाकात उनसे, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनकी हुई। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में आई वाज इनवाइटेड इन एन इवेंट, क्योंकि वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, मैंने उनकी बच्ची को, मैं आज हैरानगी से एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ मनमोहन सिंह का। आप, मैं किसी के साथ था, मैं वाज नॉट मीटिंग विद देम, जब वो मेरे ख्याल एज ए यहाँ पे वो एज ए मिनिस्टर आए, तो एक होटल में हम गए थे, यहाँ बैठे, तो जो बंदा मेरे साथ था, ही हैड अ मीटिंग विद मनमोहन सिंह। तो वो थोड़ा सा अपसेट हुआ, उसने कहा जी एम्बेसी वालों से अपसेट हुआ कि आई एम हियर टू मीट द सिंह साहब, मनमोहन सिंह, और मुझे 2 घंटे हो गए। उसने, एम्बेसी वाले ने कहा, वो पीछे जो खातून बैठी है वो मनमोहन साहब की, शी इज हिज डॉटर, वो आपसे 4 घंटे पहले ही आगे बैठी है, शी इज हियर इन लाइन टू मीट हिम एट द सेम टाइम। तो ये दर हकीकत, आई विश मैं कुछ चीजें बता सकूं। परसों आपके बरसी थी उनके एक प्राइम मिनिस्टर की, वो जो रशिया में फौत हुए थे, मुझे नाम उनका भूल रहा है, छोटा सा कद था उनका। उनकी सादगी मैं देखता रहता हूँ। वो जब रशिया के दौरे पे जा रहे थे, तो उनके पास गर्म कोट नहीं था, वहां सर्दी थी बहुत ज्यादा। तो किसी अफसर ने उनको कोट दिया था, ये जी आप पहन लें, आप कोट रख लें, वहां पे जाएंगे। तो वहां जाके सख्त सर्दी थी, तो वो साथ अफसर ने पूछा था, मैंने आपको जो ओवर कोट दिया था वो किधर है? उन्होंने कहा मेरे पास फिर भी कुछ स्वेटर है, मेरे साथ एक बंदा ऐसा आया, उसके पास कुछ भी नहीं, मैंने वो उसको दे दिया। तो ये हकीकत, आप जब आप सोसाइटी में शराफत प्रमोट करना छोड़ दें, किरदार साजी छोड़ दी जाए, फिर वही वही कुछ होता है जो आज हो रहा है आपके साथ। हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। देखें, एक फैक्ट्री है, उसमें ऊपर से आप जो डालेंगे, नीचे से प्रोडक्ट वही निकलेगी ना। आप ऊपर से देखें, गंदम डालेंगे, नीचे आटा निकल आएगा। अब ऊपर आप ईंटें डाल रहे हैं, नीचे तो कर रहे हैं कि नीचे आटा निकले, ये किस तरह निकल सकता है? ऊपर से जो डाल रहे हैं वो नीचे से निकल रहा है। आप जो बीज बो रहे हैं, उसी तरह की फसल काटेंगे, वही निकल रहा है। ये जो दहशत गर्दी पे पैसा बनाया आपने, बहुत पैसा बनाया ना आपने, खुल के पैसा बनाया। ये बच्चे हैं आपके, तालिबान आपने बनाए हैं, इनको इनको आपने असला चलाना सिखाया है। तो आज आप ये फसल बोई थी, अब वो काट रहे हैं आप। तो ये वो हिलरी क्लिंटन ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसने कहा था ये सांप जो पाले, ये ना सोचो कि सिर्फ पड़ोसियों को काटेंगे, इससे लर्न करेगा। लेकिन अफसोस, लर्न वही करेगा चीमा साहब जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान में होंगे, जिसका मरना जीना पाकिस्तान में होगा। ये वन वे टिकट वाले आपकी किस्मतों के फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये वन वे टिकट वाले फैसला हमारा नहीं करेंगे, करेंगे वही जिन्होंने यहाँ पे रहना हो, इस मिट्टी। वो आप एक बड़ी खूबसूरत तार साहब बात करते हैं कि मिट्टी से मिट्टी होना पड़ता है, और फिर जाके वो मोहब्बत और वो कौमियत और वो नेशनलिज्म जो है वो तब डेवलप होती है। ऐसे डेवलप नहीं होती कि ओवरनाइट के बाद जी ठीक है इसी से पैदा बस होया थे। दर हकीकत मिट्टी में आपकी मिट्टी बात होना के पड़ता बाद आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, आपको अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि उस मिट्टी से इश्क किस तरह किया जाता है। है। इनको बार बार बताएं पाकिस्तान हासिल किस तरह किया गया था, आजादी क्या चीज है, इनके अंदर डालें ये। आपका इस वक्त 7.5 लाख बच्चा टेक्निकल डिग्रियां लेकर निकल गया पाकिस्तान से। आपको रोना चाहिए आपके प्राइम मिनिस्टर को और आपके लोगों को, बैठ के चीखना चाहिए, उन बच्चों को वापस बुलाना चाहिए। लेकिन अफसोस वो करेगा जो पाकिस्तानी होगा। मेरे ख्याल में अभी तक तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी मौजूद ही नहीं है। और दूसरा, हमने सबसे बड़ा जुल्म ये किया है, हमने इस्लाम को गलत समझने की कोशिश नहीं की, उसके स्पिरिट को नहीं समझा, हम रिचुअल्स में चले गए। नमाज तर्जमा नहीं पढ़ते, वहां जूतियां चोरी हो रही हैं, गिलास जो आपने रस्सियों के साथ बांधे हुए हैं, ऊपर पुलिस वाले खड़े करके आप नमाज पढ़ते हैं। आपने इस्लाम के साथ ज्यादती की। दूसरा सबसे बड़ी बात, पाकिस्तानी बने, मुसलमान बनने की कोशिश करें। और बल्कि खास कर एक और बात कहूंगा, इस चीज में चीमा साहब, आज जो क्राइसिस चल रहे हैं इस 21st सेंचुरी में, माइनॉरिटीज का ख्याल रखेंगे वो किधर है। दे आर योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपके सोसाइटी का हुसन है। 21st सेंचुरी में फेथ बेस्ड हेटरेड, इट इज नॉट अलाउड इन एनी रिलीजन, पीरियड। उनका ख्याल रखें, बल्कि आपके पास एक रोटी हो तो आधी उनको दें। मेक श्योर यू डू दैट, और इसका भी अजर है, और अजर मिन अल्लाह होता है हमेशा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मॉरल, ह्यूमैनिटेरियन, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल ड्यूटी है तार साहब। और ये इस तरह करना, उन थोड़े से जो रह गए उनको फतह करने की कोशिश ना करें। थैंक यू वेरी मच तार साहब, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच, इट वाज एन इंटरेस्टिंग टॉक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।